बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे यह क्वेश्चन पेपर आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्त्र का है। ये आपका 5 सेमेस्टर में आपका क्वेश्चन पेपर आपका कराया गया था। ये आपका बीए बीएससी बीकॉम जितने भी आपके 5 सेमेस्टर के आपके कोर्स थे सभी में यही पेपर कराया जाता है। आपका को करिकुलर कोर्स के तहत आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस यानी जो ये पेपर है ये 5 सेमेस्टर में अनिवार्य प्रश्न के तहत जो है बीए बीएससी बीकॉम और जितने भी आपके 5 सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं ये पेपर अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत आपका कराया जाता है। ये पेपर जो रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। ये पेपर की यदि हम बात करें तो आपका विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता एक पेपर का नाम है हिंदी में। ये जो पेपर है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, आज मैं इसका पूरा सोल्यूशन कराने का प्रयास करूंगा क्योंकि आपका कल जो है 2 यूनिवर्सिटी का एग्जाम एक साथ लगा हुआ है। एमजेपीआरयू का जो है कल ही एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। बरेली यूनिवर्सिटी का और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का भी कल ही पेपर पढ़ रहा है। तो ये सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे तो पूरा पेपर जो है यदि तैयार कर लेंगे या फिर इसका सोल्यूशन देख लेंगे तो पास बिल्कुल हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए सभी विद्यार्थी इसको देख लेंगे और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले बच्चे तो अपना आंसर की भी मिला लेंगे कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने प्रश्नों को जो है उत्तर सही गोला करके आए हुए हैं। सभी जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को अपने दोस्तों पर भी फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे वो भी देखेंगे, आंसर की देखेंगे विद्यार्थी देखने वाले सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले। और जिनका एग्जाम कल वे भी अपना देखेंगे, जो कहीं ना कहीं पे ये प्रश्न जितने भी हैं आपको अपने एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें जो है 2 ही घंटा करने को समय मिल रहा है। टॉप इसमें जो है 100 क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे के पूरे। पहले प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं, जो कि आपका पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि 6 मित्र जो हैं आपके 6 मित्र दिए हुए हैं जिनका नाम जो है ABCDEF उनका नाम है, ठीक है। वे जो है केंद्र की ओर एक वृत्त पर बैठे हैं, एक जो गोला बना हुआ वृत्त जो गोला होता है ना उसी पर बैठे हुए हैं केंद्र की ओर, ठीक है। अब E जो है D के बाईं ओर बैठा है और जो C है A व B के बीच में स्थित या फिर बैठा है, ठीक है। और F जो है E और A के बीच में है, तो C के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समय इस पर आप पेन कापी निकाल लीजिए। हमारे साथ मैं जो बता रहा हूँ उसके माध्यम से आप लगाइएगा, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलेगा, हम इसको थोड़ा सा हम विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा। इस तरह से कोई भी प्रश्न यदि आपको भविष्य में आएगा तो बिल्कुल इस प्रश्न को आप उत्तर लगा लोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। चलेगा, एकदम साधारण शब्दों में इसको हम समझेंगे। मान लो ये आपका एक वृत्त दिया हुआ, गोला दिया हुआ, ठीक है। इसमें कितने मित्र बैठे हुए हैं केंद्र की ओर? 6 मित्र। मान लो एक ये मित्र हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया और छठा आपका ये मित्र हो गया, ठीक है। ये आपके 6 मित्र दिए हुए हैं। अब देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, ये देखेंगे पहले। ई जो है डी के बाईं ओर बैठा है। अब जो है डी कहीं भी मान लीजिए, डी जो ई आपका दिया हुआ है डी के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो इसको यदि हम देखेंगे तो बहुत ही एक हिसाब से देखा है, आप कहीं भी डी मान सकते हो। मान लिया मैंने ये जो है ये आपका डी दिया हुआ है, ये आपका बिंदु जो है डी दिया हुआ है। अब पूछा है डी के दाईं और ई जो है डी के दाईं ओर स्थित है। अब पहले देखेंगे कि किस तरफ आपका राइट होता है, किस तरफ आपका लेफ्ट होता है। ये जो आपका इस तरह से आपका रहता है, इस तरफ अगर चलोगे तो ये आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ये होता है आपका राइट, या क्या होता है आपका राइट होता है, ठीक है। और ये आपका जो होता है क्लॉकवाइज होता है, ये आपका लेफ्ट होता है, ठीक है। ये आपका बायां होता है, ठीक है। ये आपका दायां होता है। अब देखेंगे इसमें दिया हुआ है कि ई जो है डी के बाईं ओर स्थित है, बाएं मतलब लेफ्ट ओर स्थित है, ठीक है। अब अगर इस लेफ्ट की ओर यदि स्थित है तो यदि हम देखें एक हिसाब से तो किस ओर होगा? लेफ्ट इधर है ना, तो इस तरह तो आएगा डी के रे। तो ये जो दिया हुआ है ना, ये डी के रे लेफ्ट बैठा हुआ है, इधर स्थित है इस वाले बिंदु पर, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, सी जो है ए बी के बीच में बैठा हुआ। सी कहाँ है? ए व बी के बीच में बैठा हुआ, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। बहुत ही बारीकी से समझेंगे, इसीलिए मैंने बोला कि पेन कापी आप भी निकाल लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा प्रश्न, ठीक है। अब इसमें जो दिया हुआ दूसरा बिंदु कि सी जो है ए व बी के बीच में दिया हुआ है। अब कहीं भी आप मान लीजिए, लेकिन आपको तीसरा प्रश्न भी इसी के साथ में आपको देखते चलना है, तभी आप इसका जो है सही से इसका कलाग में आप इसको सेट कर पाओगे सभी अंकों को, ठीक है। अब दिया हुआ है, यदि इसकी हम बात करें तो ए व बी के बीच में सी दिया हुआ, तो ए व बी हम कहाँ मानेंगे? मान लिया मैंने ये जो है इसको मैंने ए मान लिया, ये क्या है? ये ए आपका दिया हुआ है। और ये आपका क्या हो गया? फिर बी हो गया, क्योंकि प्रश्न में आपका दिया हुआ है ए व बी के बीच में क्या स्थित है? सी स्थित है। तो ये क्या स्थित है बच्चों? ये सी स्थित हो गया। और तीसरा भी प्रश्न इसमें दिया हो कि एफ जो है ई और ए के बीच में स्थित है, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका ई हो गया। इसके बीच में क्या स्थित है बच्चों? एफ स्थित है।
क्या स्थित है, एफ स्थित है। एकदम सही बन गया ये पूरा जो है चक्र या फिर इसका जो सर्कल है एकदम सही मैंने अंकों को सेट कर दिया। अब लास्ट में जो दिया हुआ है कि सी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, सी के दाएं का मतलब समझे, यानी जो है राइट साइड कौन बैठा हुआ है। जैसा कि मैंने बोला कि राइट जो है इस तरफ से होगा, इस तरफ से आओगे ना तो इस तरफ से आओगे तो राइट होगा, तो सी के राइट जो होगा इस तरफ बढ़ोगे तो ये आपका सी का राइट होगा, तो सी का राइट जो होगा ए आपका राइट दिया हुआ है, ठीक है। सी के राइट कौन है, ए आपका दिया हुआ है, तो पहला विकल्प कौन हो जाएगा इसमें का, ए एकदम सही विकल्प है। तो इस जो है सी के दाएं कौन बैठा हुआ है बच्चों, ए बैठा हुआ है, पहला विकल्प इसमें का सही रहेगा। फिर आपका अगला प्रश्न आपका 2 नंबर दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे, उसी तरह लगाएंगे इसको भी। आपका दिया हुआ है पी क्यू आर एस टी एक वृत्ताकार मेज पर चारों ओर बैठे हुए हैं और आर जो है पी के दाईं ओर से और एस से के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर स्थित है और टी जो है पी और एस के बीच में स्थित नहीं है और आर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन स्थित है। चलेगा, इसको भी हम जो है वृत्त के माध्यम से समझेंगे। चलेगा, सबसे पहले मैं एक वृत्त बनाए ले रहे हैं। ये आपका वृत्त हो गए, आपके जो हैं जो बैठे हुए हैं 5 इसमें दिए हुए हैं, तो इसमें जो है 5 ही हम रखेंगे। एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, एक, ये 4, एक 5 हो गए, 5 हो गए, ठीक है। अब पहला जैसा कि आपका दिया हुआ है आर जो है पी के दाईं ओर से है, दाईं ओर से। चलेगा, हम कहीं भी हम पी मान सकते हैं, ठीक है। मान लो आपका इसमें जैसे कि आपका दिया हुआ है ये, इसको भी हम देखेंगे। चलेगा, जैसे कि आपका ये दिया हुआ है, कहीं भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं। मान लिया मैंने जो ये मेरा पी है, कहीं भी आप बिंदु मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। माना ये पी है, आर जो है पी के दाईं ओर दौर यानी दाईं ओर है। आर क्या है, पी के दाईं ओर है, दाईं का मतलब है राइट साइड है। राइट साइड किधर होगा, जैसा कि मैंने पहले भी प्रश्न बताया, इस ओर जब बढ़ोगे यानी एंटी क्लॉकवाइज तो आपका राइट रहेगा और क्लॉकवाइज रहोगे तो आपका ये लेफ्ट रहेगा, ठीक है। ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। तो पूछा गया है कि यानी दाईं ओर यानी दाहिने ओर, तो दाहिने ओर क्या स्थित है, आर स्थित है, तो यहाँ पर आर होगा, ये आपका आर हो गया, ठीक है। अब फिर दिया हुआ है टी जो है पी और एस के बीच में नहीं है, यहाँ से पूछा गया नहीं है, स्थित नहीं पूछा है, नहीं है, तो कहाँ होगा ये टी पी कहाँ होगा। इसको भी हम पहले इसको देखेंगे ना। आर जो पी के दाईं ओर है, थोड़ा सा ऐसा छूटा जा रहा है, एस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। आर जो है एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो जो आपका एस होगा जाहिर सी बात है यहाँ पर होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर होगा। आप देखेंगे जो टी आपका दिया हुआ है, टी आपका ये दिया हुआ है कि पी और एस के बीच में नहीं है, यानी पी और एस इसके बीच में यहाँ जो है, ठीक है बच्चों, ये आपका जो है पी और एस के बीच में टी नहीं है। टी जो है पी और एस के बीच में नहीं, यानी पी और एस इसके बीच में टी नहीं हो सकता है, तो जाहिर सी बीच जब इसके बीच में नहीं होगा तो टी कहाँ होगा, इस स्थान पर टी होगा, इस स्थान पर टी हो जाएगा। फिर अब बचता क्या है आपका क्यों बचा हुआ इसमें का, सभी हो गया आपका, पी आर भी हो गया, एस भी हो गया, तो यहाँ कौन हो जाएगा, जाहिर सी बात यहाँ पर जो है क्यू हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्यों लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, अब लास्ट में दिया हुआ है कि आर के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, आर के बाईं ओर से लेफ्ट स्थान पर कौन है, ये आपका आर ये दिया हुआ, ये आपका आर दिया हुआ है, इसके बाईं ओर से, बायां मैंने किधर बोला, इस तरफ से, लेफ्ट जो है ये आपका बायां है, तो आर से इस तरह और बढ़िएगा आप थोड़ा सा, तो ये आपका पहला हो गया। दूसरे स्थान पर क्या है, क्यों स्थित है, ये आपका दूसरे स्थान पर क्यों आपका स्थित है, तो इसमें का जो आंसर हो जाएगा क्यों आपका पहला वाला ऑप्शन इसमें का सही हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले पे लगा दीजिएगा, एकदम सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न भी इसी तरह लागे सॉल्व होगा, इसको भी लगाएंगे। इसमें आपका दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और ए ई जो ए है आपका ई और एफ के बीच में है और ई जो है डी के विपरीत है और ई जो यानी सी जो है ई के पड़ोसी स्थानों में से किसी एक में से नहीं है, तो डी के विपरीत कौन होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, लेकिन इसमें जो है विपरीत शब्द दिया हुआ, तो जो हम गोला बनाएंगे यानी जो वृत्त बनाएंगे एकदम सही से बनाएंगे, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ये मान लो आपका वृत्त बना हुआ, ठीक है। अब इसको क्या देखेंगे, मान लो ये आपका ये हो गया, ये 2, ठीक है, ये आपका ये तीसरा हो गया, इसी के सामने इधर चौथा हो जाएगा, ये आपका पांचवा, ये आपका छठा। इसलिए मैंने बनाया है कि ये इस तरह से डॉट करोगे ना तो इसके विपरीत इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखेंगे, चलिएगा, अब इसके माध्यम से हम समझेंगे। पहला जैसे कि आपका इसमें दिया हुआ है कि ए जो है ई और एफ के बीच में है, ए कहाँ है, ई और एफ के बीच में है,
तो मान लो मैंने इसको ई मान लिया, आप कहीं भी अंक इनको मान सकते हो। ई आपका ये हो गया, ठीक है, और एफ कहाँ हो गया आपका, ये मैंने इसको एफ मान लिया। इसके बीच में क्या है स्थित है बच्चों, इसके बीच में ए स्थित है, तो मैंने यहाँ पर जाहिर सी बात ए इसको मान लूंगा। फिर दिया हुआ है कि ई जो है डी के विपरीत है, ई जो है डी के विपरीत है। अब देखेंगे इसको भी हम, दिया हुआ है ये प्रश्न, ई जो है डी के विपरीत है। अब इसको भी हम देखेंगे कि ये कैसे होगा। अब ई आपका ये दिया हुआ बच्चों, ई दिया हुआ ये मैंने यहाँ पे मान लिया, तो इसके विपरीत कौन है, इसके सिद्धांत से आएंगे, इसके इस तरह से लाइन खींच सकते हैं हम, इस तरह से डॉट डॉट आएंगे, इसके सिद्धांत से जो है इसके विपरीत कौन है, ई के विपरीत कौन है, डी है, तो बच्चों यहाँ से हम डी मान सकते हैं, यहाँ पर डी मान लेंगे, ठीक है। अब दिया हुआ ई जो है यानी सी जो है ई के पड़ोसी स्थानों में से किसी एक में से है, सी जो है ई के पड़ोसी स्थानों में से, तो जाहिर सी बात है कहीं भी मान सकते हैं इसको, तो जो है हम इसको माने ले रहे हैं। लेकिन जो है कहीं ना कहीं देखा जाए, ये जो सी जो है ई के पड़ोसी स्थानों में से किसी एक स्थान में नहीं है, पड़ोसी स्थानों में से किसी एक स्थान पर नहीं है सी के, तो जाहिर सी बात जो एक हिसाब से देखा जाए तो प्रश्न ई के पड़ोसी स्थान तो यानी इस प्रथम वाले पे नहीं है, दूसरे स्थान पर स्थित है ये सी, तो इस स्थान पर हम जो है सी मान लेंगे, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, अब प्रश्न पूछा गया कि यानी बी के विपरीत कौन है। अब सभी काउंट तो यहाँ से हो गए, ठीक है, अब यहाँ से सभी अंक हो गए, तो इसमें जो है ए हो गया, और एक हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें 6 आपके दिए हुए, ए बी सी डी ई एफ आपका दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें आपके जैसा कि आपका दिया हुआ है ये आपका ए हो गया, ठीक है, आपका जो है ये सी हो गया, और डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, लेकिन बी हम अब यहाँ बी बच रहा तो इसको जो हम बी कंपलसरी हम मान लेंगे, ये बी हो गया। अब क्वेश्चन पूछा गया कि बी के विपरीत कौन है, विपरीत का मतलब उसी के सामने विपरीत इसके कौन है बच्चों, ये एफ है, इसके विपरीत में बी के विपरीत में कौन है, एफ है, तो इसमें का विकल्प कौन सही हो जाएगा, एफ वाला विकल्प एकदम सही है, इसलिए इसमें का आप सी वाला विकल्प लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न का आपका जो है एफ नंबर एकदम विकल्प आपका एकदम सही रहेगा। चलेगा अगले प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये भी उसी तरह लगेगा। 6 व्यक्ति आपके दिए हुए हैं जिनके नाम है ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ है, एक वृत्त में खड़े हुए, एक कोई वृत्त है गोला उसी में खड़े हैं, ठीक है। अब बी जो है डी और सी के बीच में है, और ए जो है ई और सी के बीच में है, एफ जो है डी के दाईं ओर है, और तो ए और एफ के बीच में कौन स्थित है। चलेगा इसको भी हम लगाने का प्रयास करेंगे, उसी तरह लगेगा, गोला बना लीजिएगा इसी तरह। मान लो ये आपका एक गोला हो गया, इसमें व्यक्ति कितने हैं, 6 व्यक्ति हैं, तो 6 उसी तरह हम जो है काउंट कर लेंगे, एक ये हो गया, 2 3 एक ये 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, ये कितने 1 2 3 4 5। चलेगा फिर से लगाते हैं, 6 इसमें बनाना है आपको। मान लो ये एक ये हो गया, थोड़ा छोटा बनाते हैं, चलेगा, ये आपका एक हो गया, ये 2 3 एक 4 एक 5 एक 6 आपके इसमें आदमी दिए हुए, ठीक है। अब देखेंगे क्या क्या है, चलेगा, ये आपका 1 हो गया, ये 2 3 एक 4 एक 5 एक 6। अब इसमें दिया हुआ है कि जो है बी जो है डी और सी के बीच में स्थित है। अब देखेंगे, अब कहीं पर भी जो है बी और डी मान सकते हो, चाहे इस तरफ मान लो चाहे इस तरफ मान लो, कोई भी आपका आंसर एकदम सही ही आएगा, ठीक है। तो चलिएगा हम इसको माने ले रहे हैं कि डी और सी के बीच में क्या स्थित है, तो मैं ऊपर वाले को मैं डी माने ले रहा हूँ, और इसको जो है यहाँ से मैं इसको सी माने ले रहा हूँ। इसके बीच में क्या स्थित है बच्चों, बी स्थित है, इसके बीच में जो है बी स्थित है, तो यहाँ से जाहिर सी बात मैं इसको बी मान लूंगा, बी इसके बीच में ही होगा, जाहिर सी बात है। इसके बाद दिया हुआ ए जो है ई और सी के बीच में स्थित है, ए जो है ई और सी के बीच में स्थित है, तो सी तो आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, सी तो ये दिया हुआ है, और ई जो होगा इसको हम ई मान लेंगे, जाहिर सी बात है। इसी के बीच में जो है ए स्थित है, यहाँ पर ए हो जाएगा, जाहिर सी बात, ठीक है, ये हो जाएगा इसमें का। अब क्या होगा, अब देखेंगे फिर अगला दिया हुआ कि एफ जो है डी के दाईं ओर है, एफ जो है डी के दाईं ओर है, दाईं ओर किधर होगा, मैंने दाईं ओर को मतलब होता है राइट साइड, इस ओर होगा, तो डी के दाईं ओर कौन है, यहाँ पर जो है क्या स्थित है, एफ स्थित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा एफ, ठीक है।
अब क्या पूछा गया है कि ए और एफ के बीच में, पूछा गया कि ए और एफ के बीच में कौन स्थित है। तो ए आपका ये हो गया और एफ आपका ये हो गया। इसके बीच में बच्चों क्या स्थित है, ये दोनों के बीच में ई आपका स्थित है। क्या स्थित है, ई आपका स्थित है। तो इसमें राइट विकल्प कौन हो जाएगा, ई आपका इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा। इसमें का जो डी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलेगा अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, जो कि आपका 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। इसमें भी 6 व्यक्ति आपके दिए हुए हैं जिनका नाम वही है ABCDEF, जो केंद्र की ओर वृत्ताकार सीमा पर खड़े हैं। बी जो है एफ और सी के बीच में है, और ए जो है ई और डी के बीच में है, और एफ जो है डी के बाईं ओर है, ए और एफ के बीच में दूरी। वही प्रश्न आपका पूछाएगा रिपीट। चलेगा, इसको भी हम देख ले रहे हैं। चलेगा 5 नंबर क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे। इसको भी एकदम बहुत ही ईजी से हम लगाने का प्रयास करेंगे। मान लो ये आपका दिया हुआ, ठीक है, मान लो आपका ये वृत्त दिया हुआ, 6 व्यक्ति दिए हुए हैं। तो 1 हो गया, ये 2, 3 हो गया, 4, 1 5, 1 6 आपके व्यक्ति हो गए, ठीक है। अब दिया हुआ है कि बी जो है एफ और सी के बीच में है। बी कहाँ है, एफ और सी के बीच में। तो इसको मैंने एफ मान लिया और इसको मैंने जो है सी मान लिया। इसके बीच में क्या है बच्चों, बी स्थित है। तो इसको जाहिर सी बात इसके बीच में बी ही होगा। फिर आपका जो है, फिर आपका ये दिया हुआ है कि ए जो है ई और डी के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है, इसको देखेंगे। जो ए जो है ई और डी के बीच में स्थित है। तो अब इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो कहाँ हो जाएगा आपका, माना ये डी आपका हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा। और इसके बीच में क्या स्थित है, ए स्थित है। ए यहाँ पर स्थित हो जाएगा। पूरे आपके काउंट हो गया, ठीक है। अब पूछा गया है, फिर यहाँ से कंडीशन और एफ के दाई, यानी एफ जो है डी के दाईं ओर है। एफ के दाईं ओर कौन है, डी है। ये भी एकदम सही मिल रहा है। फिर दिया हुआ है ए और एफ के बीच में कौन है स्थित है, आपका ए ये दिया हुआ है और एफ ये दिया हुआ है। इसके बीच में क्या स्थित है बच्चों, इसके बीच में कौन आ रहा है, डी आ रहा है। इसके बीच में डी स्थित है। तो ऑप्शन इसमें का कौन सही दिख रहा है आपको, डी वाला ऑप्शन सही है, यानी बी वाला इसमें का विकल्प सही रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। चलेगा अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको भी जो है समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही साधारण शब्दों में। 6 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, इसमें जो है निम्नलिखित आपको लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। अब लुप्त संख्या जो है अब निकालेंगे कैसे, इसको भी हम थोड़ा सा समझाने दे रहे हैं आपको। ये जो क्वेश्चन आपका 6 नंबर आपका दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, देखेंगे इसको, ठीक है। चलेगा, मान लो कैसे आपका दिया हुआ है, इस तरह से हम बढ़ेंगे, इस तरफ से, ठीक है। मान लो पहला जैसे आपका दिया हुआ है 7, आपका ये दिया हुआ है, तो 7 का 2 से गुणा कर दो। ये आपका जैसे 7 पहला अंक दिया हुआ 7 गुणे 2, ठीक है। 7 गुणे 2 प्लस का 2, यानी इसका 2 से गुणा कर देना है अंक को, फिर उसी में 2 आपको ऐड करना है, यानी 7 दूनी 14, 14 2 16 हो गए। फिर दूसरी संख्या में देखेंगे 16 को देखेंगे, फिर ये आपका इससे हो गया, फिर आपका 16 को देखेंगे, 16 दूना 32, 32 में 2 ऐड करेंगे, 34 हो गया, ये 34 हो गया। फिर ठीक उसी तरह इसको देखेंगे, 34 को करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे, तो ये जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 68। कितना हो जाएगा, 34 दूना 68 हो जाएगा, 68 प्लस का इसमें भी 2 हम ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70। तो इसमें का विकल्प कौन सही रहेगा, 70। जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ सी वाला एकदम सही विकल्प आपका रहेगा, ठीक है। इसमें का सी वाला ऑप्शन आपको लगा देना है, एकदम सही आपका विकल्प ये आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। अब लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, चलेगा, इस पर भी थोड़ा हम चर्चा किए ले रहे हैं इसे। लुप्त संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे, चलेगा। पहले हम इसके पहले दो एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं, इसमें कैसे लुप्त संख्या निकाली हुई इसको पहले समझेंगे, तभी तीसरा हम निकाल पाएंगे। चलेगा, इस पर हम भी देखे ले रहे हैं। जैसा कि आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका जो प्रश्न आपका दिया हुआ है, ये आपका 7 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी जो है हम समझे ले रहे हैं। ये आपको जो है त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये बना हुआ है, ठीक है। इसमें आपका जो निकालना है, मान लो आप एग्जाम्पल के लिए मान सकते हो कि ये जो है आपका आधार हो गई, ये आपकी लंब है, ये आपकी जो है कड़ है। तो आपको सूत्र पता होगा, कड़ स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। उसी सूत्र में आपको रख देना है, ठीक है, उसी आपको सूत्र में रख देना है। चलेगा, हम लगाए दे रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला कि आप कॉपी पेन उठा लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। हम सीधे इसी वाले जो ऑप्शन में मिसिंग जो है लुप्त संख्या में उसी पे आता हूँ। जैसा कि आपका ये जो दिया हुआ है त्रिभुज,
जो जिसमें आपको संख्या ज्ञात करना हो वो लंब आपकी दी हुई है। ये आपकी क्या है, इधर आपकी लंब हो गई, ये आपकी क्या है, कड़ है, ये आपकी क्या है, आधार है। तो सूत्र आपका होता है यानी k का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है ट्रिग्नोमेट्री का। वही इसी सूत्र में प्रश्न आ जाएगा जो देखेंगे। कड़ जो है, कड़ आपका कितना दिया हुआ है, कड़ दिया हुआ 17, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू लंब जो दिया नहीं है, लंब तो मुझे ज्ञात ही करना है, तो लंब का स्क्वायर रहेगा सीधे, ठीक है। फिर प्लस का हो जाएगा, फिर यहाँ से प्लस होगा, ये भी आपका प्लस यहाँ पर रहेगा, प्लस भी आपका ए कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ, कितना 15। अब देखेंगे 17 का स्क्वायर करेंगे यानी 17 का 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, चलेगा इसको देखेंगे। 17 का एकदम 2 गुना करेंगे तो 289 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 289 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर तो रहेगा ही, ठीक है। फिर प्लस के इधर कितना रहेगा, 15 के दम करेंगे तो ये कितना आएगा, 15 के दम करेंगे तो 225 आएगा, ठीक है। 15 के दम इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 225। अब ये 225 आ गया। अब करना क्या है, एल आपको इसी तरफ रहने देना है, लंब इसी तरफ रहने देना है। ये जो आपका आया आधार आया हुआ इस तरफ आपको सेंड कर देना है, इस तरफ आपको भेज देना है, ठीक है। तो कितना टोटल बचा हुआ है, थोड़ा सा हम फिर से देखेंगे। 289 बचा हुआ था मेरे पास, इक्वल टू बचा हुआ था एल स्क्वायर, प्लस का बचा हुआ था 225 बचा। अब 225 जो है इस ओर हम भेज देंगे, तो 289 माइनस का 225 इक्वल टू कितना बचा हो बच्चों, एल स्क्वायर। तो इसको 289 से हम 225 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 64। कितना बचेगा बच्चों, 64 बचेगा इक्वल टू एल का स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो 64 किसका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये 8 का स्क्वायर है, 8 अठाई 64, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एल का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो एल इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। एल इक्वल टू कितना आया है, 8, एल इक्वल टू 8 आ गया। तो इसमें का कौन विकल्प सही है, सी वाला इसमें का विकल्प एकदम सही है, ठीक है। सी वाला एकदम विकल्प सही है। जो विधि से मैंने बताया है उसी में आपको सूत्र में रख देना है, बिल्कुल आप इसका आंसर निकाल लोगे। एकदम राइट तरीका यही है, इसमें का सी वाला विकल्प जो है एकदम सही रहेगा। फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे। 8 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ईजी भी प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या इसमें की भी आपको ज्ञात करना है। अब कैसे आया हुआ है इसको भी हम देखेंगे। देख लीजिए, इसको इस तरह से देखेंगे, इसका इससे गुणा हो गया 7 दूनी, देख लीजिए ये 7 दिया, यहाँ से 2 हुआ, 7 दूनी 14, ये 14 हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या दिया हुआ है, 7 नवैया 63, ठीक है। यहाँ पर कितना आना चाहिए, 63 आना चाहिए, ठीक है। फिर इसको देखेंगे, 15 दूना 30, यहाँ पे 30 आ गया 30। फिर उसी तरह 7 नवैया 63, इसका इससे जब गुणा हुआ 7 नवैया 63, 63 यहाँ पे आ गया था। फिर ये जो दिया हुआ है 15 नवैया, फिर आपका 15 नवैया इसका जब गुणा होगा तो इसमें इसकी अंक आपका निकल आएगा, 15 नवैया 135, तो यहाँ पे कितनी अंक आ जाएगी, 135 आ जाएगी बच्चों। तो इसमें का जो है 135 वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। 135 जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है एकदम राइट है, सी वाला विकल्प इसमें का एकदम सही रहेगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। चारों संख्या दी हुई हैं, पहले जो संख्या आई हुई हैं, जो संख्या दी हुई हैं, जो लुप्त नहीं संख्या है, वे कैसे संख्या पर आई हुई हैं इसको भी तो हम पहले समझेंगे, तभी लुप्त संख्या हम निकाल पाएंगे। तो पहला जैसे आपका 0 दिया हुआ है तो इसको समझेंगे कि ये कैसा दिया हुआ, इस ये जो है पहले का जो आपका 0 दिया हुआ है कैसे आया हुआ इसको देखेंगे। पहले का इसमें जो इसका क्यूब होगा और माइनस का 1, इसका तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, जाहिर सी बात। तो 1 से 1 एकदम हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो पहला जो पद है हमारा 0 है, एकदम सही है, ठीक है। फिर 7 नंबर इसमें जो दिया हुआ, दूसरा जो इसमें पद दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो इसमें जो है पहले का हो गया स्क्वायर, फिर दूसरे का क्यूब करेंगे, क्यूब सभी का क्यूब ही करना है। 2 का क्यूब करेंगे, माइनस को 1 करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए 2 इसका करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 बार ये हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 1 यानी 2 3 6 हो जाएगा,
यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। माइनस का 1 है, घटा देंगे कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो 7 जो है दूसरा पद भी आ रहा है, एकदम सही ही आ रहा है। फिर उसी तरह तीसरा देखेंगे, ठीक है। दूसरे का वर्ग किया था, इसमें जो है तीसरे का वर्ग हम यानी वर्ग नहीं क्यूब करेंगे, ठीक है। तीसरे के हम क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? वो -1 भी करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 माइनस का 1। ये कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा बच्चों। माइनस का 1 करना है तो 27 माइनस का 1 कर देंगे तो कितना बचेगा? 26 बचेगा। तो 26 जो है ये तीसरा वाला भी विकल्प आ गया, ठीक है। अब चौथा विकल्प दिया हुआ है, अब देखेंगे इसमें जो है आपको 4 का क्यूब करेंगे। कितने का करेंगे? 4 का क्यूब कर देंगे। यदि हम 4 का क्यूब करेंगे तो 4 गुणे 4 हो जाएगा, गुणे फिर 4 और माइनस को 1 हो जाएगा। इसको देखेंगे, 4 चौक 16, 16 चौको 68, 4 चौक 16 होता है और 16 चौको 64 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ से 64 होगा, 16 चौको 64 हो जाएगा। तो 64 हो जाएगा और माइनस का 1 करना है, माइनस का 1। तो इससे ज़्यादा हम 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 63 बचेगा हमारा। तो जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो इसमें कौन अंक आएगी? 63 इसमें भरना है आपको। गुलुप्त संख्या कितनी है? 63 है। तो इसमें ऑप्शन आपको देख लेना है कौन सा सही है। 63 आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, इसमें का डी वाला आपको लगाना है, ठीक है। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। इसमें भी आपको लुप्त संख्या आपको निकालना है। इसमें थोड़ा सा है, आप को है ABCD आपको लिख लेना है। बात का ए जो आता है 1 नंबर पे आता है, बी है 2 नंबर पे आता है। उसी तरह आपको अंक 1 2 3 करके आपको लिखते लिखते चले जाना है, तभी इसका आप आंसर जो है समझ पाओगे, ठीक है। चलेगा, इसको देखेंगे। जैसे कि आपका पहला दिया हुआ है, पहले हम जो अल्फ़ाबेट थोड़ा हम लिख लेते हैं। आपका ए दिया हुआ है, बी दी हुई है, सी आपका, डी आपका दी हुई है, ई आपका हो गया, एफ आपका हो गया। आपको पी क्यू आर एस तक आपको लिख लेना है जहाँ तक इसमें आपका दिया हुआ है। फिर इसी तरह आपको लिख देना है, आपका ए आता है 1 पे आता है, बी जो है दूसरे स्थान पे आता है, सी जो है तीसरे पे आता है। इस तरह से आपको अंक भी आपको लिख लेना है। चलिएगा, उसी तरह हम देखे ले रहे हैं। आपको अपने पेन कापी उठाकर जो है अपने आपको लिख लेना है, अब उसी से आपको अपने जो है समझना है। चलेगा, हम देखते हैं इसको। 10 नंबर क्वेश्चन का भी हम आंसर कराएंगे। चलेगा, इसको भी हम देखते हैं। ये 10 नंबर को हम, जैसा कि इसमें पहला पद देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। पहला पद आपका दिया हुआ कि एफ आपका आई ओ दिया हुआ, तो ओ कैसे आया है? तो एफ आपका जो दिया हुआ है, एफ प्लस का आई, इन दोनों को यदि आप जोड़ दोगे तो जो है लास्ट वाला पद मुझे प्राप्त हो जाएगा, वो जो है उसी स्थान पर आ जाएगा। अब ये कैसे आया है? एफ कितने स्थान पर है? एफ देखना आपको कितने स्थान पर है। एफ आपका 6 नंबर पर दिया हुआ है, ठीक है। यानी ABCDEF 6 पे आता है, ठीक है। प्लस का आई कितने स्थान पर दिया हुआ है? आई को देखेंगे, आई जो है 9वें स्थान पर दिया हुआ है, ठीक है, 9 नंबर पर दी हुई है, ठीक है। तो इन दोनों के यदि हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15 नंबर पर कौन आता है? ओ आता है। आप देख लीजिए टेबल में, मैंने पहले भी बोला बना लीजिए, उसमें आप अंक लिख लीजिए। ओ कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे ओ आता है, तो वही ओ यहाँ पर भर दिया गया है। फिर उसी तरह हम दूसरा पद भी देखेंगे। ए आपका दिया हुआ है, तो ए आपका दिया हुआ प्लस का आपका जे इसमें ऐड कर देना है, ऑटोमेटिक आपका के जो है यहाँ से निकल आएगा के कितने स्थान पर आता है, ठीक है। तो ए आपका 1 दिया हुआ है, ए का 1 ही होता है। जे कितना होता है? जे होता है 10। दोनों को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 नंबर पर कौन है? 11 नंबर पर आप देख लेना, आपको 11 नंबर पर जो है के आएगा, के है, ठीक है, के आएगा। तो इसमें के इसमें भी भरा। सेम उसी तरह उसी प्रकार से आपको इसमें लुप्त संख्या निकालना है। कैसे? ई जो है, ई कितने नंबर पर दी हुई है और प्लस का एम कितने नंबर पर दी हुई, इन दोनों को जोड़ लो और सीधे आपका क्वेश्चन मार्क का जो अंक आएगा आराम से लिख देना। ई कितने नंबर पर दी हुई है? चलेगा, हम देखते। ई जो है 5 नंबर पर दी हुई है, ठीक है। प्लस का एम कितने नंबर पर दिया हुआ है? एम आपका दिया हुआ है 13 नंबर पर बच्चों। एक एम कितने नंबर पर दिया हुआ है? 13 नंबर पर दिया हुआ है। फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 5 3 8 हो जाएगा, नहीं पूरा 18 हो जाएगा। ये 18 हो जाएगा ये। तो 18 नंबर पर कौन आता है? 18 नंबर पर आप देख लीजिए अपने टेबल में अंक आपने लिखा होगा। 18 नंबर पर आपका आता है आर। तो सिंपली आपको इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपको आर इसमें का लुप्त संख्या है, तो आर वाला इसमें का विकल्प एकदम सही है। इसमें का बी विकल्प एकदम सही हो जाएगा, आर, ठीक है। इसी तरह आपको इसका निकालना था उत्तर। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको सही से समझ में आ गया होगा। फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। आपको देखना है, ये 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। उन प्रश्नों में थोड़ा सा समय लग गया। अब मैं तीव्र गति से प्रश्नों को आगे जल्दी से मैं कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वे जो है सभी जो है कहीं ना कहीं देखा जाए रीजनिंग के प्रश्न थे।
इसलिए ज़्यादा समय में लग गया, लेकिन मैं तीव्र गति से यानी इसका आंसर की करने का प्रयास करूंगा। 11 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है कि सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, कोई दरवाजा दीवार नहीं है। इसका निष्कर्ष क्या निकला है कि कुछ खिड़कियां दीवारें हैं और कोई यानी दीवार एक दरवाजा नहीं है। तो इसमें का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका निष्कर्ष इसका क्या है, इसको देखेंगे। इसका जो सही विकल्प बच्चों हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का, इसका जो है बी वाला ऑप्शन एकदम सही है। केवल जो दूसरा जो निष्कर्ष है, यानी कोई दीवार एक दरवाजा है, दरवाजा नहीं है, कोई दीवार एक दरवाजा नहीं है, यह निष्कर्ष एकदम सही है। इसलिए आपको बी वाला ऑप्शन इसमें का केवल सही रहेगा बस, यानी केवल 2 निष्कर्ष सही है। इसलिए इसमें का जो विद्यार्थी बी लगा के आए होंगे उनका एकदम सही विकल्प है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है कि सभी जो है कप किताबें हैं। कथन आपका क्या है कि सभी कप जो है किताबें हैं। मान लो एक कप आपका दिए हैं, सभी कप जो है किताबें हैं। और फिर आपका दिया हुआ है कि सभी किताबें शर्ट हैं, सभी किताबें जो हैं शर्ट हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला है कि कुछ यानी कप जो है शर्ट नहीं है और कुछ शर्ट जो है कप है। तो इसके यदि हम बात करें तो ये 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसमें का जो आंसर रहेगा, इसमें कभी बी वाला ही ऑप्शन सही रहेगा। केवल निष्कर्ष जो दूसरा दिया हुआ है, कुछ शर्ट जो है कप हैं, ये एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ शर्ट यानी जो है कप हैं, जैसा कि ऊपर भी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें का जो है दूसरा जो है कहीं ना कहीं देखा जाए निष्कर्ष एकदम सही है। तो इसमें का जो है कौन लगाना था आपको, 12 नंबर का आपका दूसरा विकल्प इसमें का सही रहेगा। निष्कर्ष 2 जो है एकदम सही रहेगा 12 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 13 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिनमें से एक आकृति को पूर्ण करता है और वह विकल्प छाटिए। कौन सा जो है इस आकृति को पूर्ण करता है, वह आपको विकल्प आपको छाटना है, ठीक है। तो इसको यदि हम ध्यान से यदि आप देखोगे तो इसकी आकृति को कौन पूर्ण करेगा, ये देखा जाए तो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। और यदि इस तरह से डंडी भी 2 खींची हुई बीच में, तो पहला विकल्प एकदम सही इसमें का फिट बैठ रहा है। तो पहला वाला इसमें का विकल्प एकदम सही रहेगा बच्चों। पहला जो चित्र ए आपका दिया हुआ है, ये वाला चित्र एकदम सही है, ठीक है। इसमें का जो है 13 नंबर का पहला विकल्प एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि दिए गए उत्तर चित्र में से वह सही आकृति चुनिए जो इस प्रक्रिया को पूरा करेगी। इसमें सही कौन सी यानी जो है आकृति है जो इस प्रक्रिया को पूरा करेगी। जैसा कि आपको ऊपर लिखी हुई है, यह कुछ इस तरह से आपका आएगी, इस तरह से मुड़ेगी, फिर आपको इस तरह से जाएगी। लेकिन इसमें जो है पहला तो हो ही नहीं सकता, गलत है, और लास्ट का भी नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें जो 2 विकल्प आपके बच्चे दिए हुए हैं बच्चों, ये 2 में से एक हो सकता है, क्योंकि सी जो है स्पष्ट देखा जाए तो इसकी लंबाई नहीं प्रॉपर दी हुई है। तो मेरे हिसाब से जो है बी का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, सी वाला ऑप्शन जो इसमें का सही होना चाहिए। वैसे तो दोनों देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं, तो इसमें से 2 में से एक विकल्प एकदम सही होगा। कौन होगा आपको देख लेना है। मेरे हिसाब से सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ही आपको लगा देना है, ठीक है। सी वाला इसमें का राइट है। फिर अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है कि दिए गए उत्तर चित्र में से वह सही आकृति चुनिए जो इस प्रक्रिया को पूरा करेगी। वह आकृति चुनना है जो इस प्रक्रिया को पूरा करेगी। 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देखेंगे, चलेगा। इसको थोड़ा हम समझेंगे तभी इसको आप लगा पाओगे, नहीं फिर ये जो है नहीं हो पाएगा। सभी में जो है इसी तरह का ही आपका फिगर, तो इसी तरह का आपका ड्रा होगा, सभी को पता है। अब ये जो आपके ये जो गोला दिए हुए हैं, इसमें जो थोड़ा सा यहाँ से जो है इसको डार्क किया गया है। पहले में कुछ इस तरह से डार्क किया गया है, दूसरे में जो है इस गोले को थोड़ा सा जो कहीं ना कहीं देखा जाए इस तरह से जो है घुमा दिया गया, इस तरह इस और का डार्क किया गया है, ठीक है। दूसरे में यानी पहले में इस तरह का और दूसरे में इस तरह का डार्क किया गया है, और तीसरे में क्या है इस गोले को घुमा दिया गया है। तो यानी इस तरह से गोला ये हो गया है, यानी ऊपर का इसका भाग अब डार्क कर दिया है। अब कौन सा भाग बचा है जो डार्क करना है। अब देखा जाए तो एक हिसाब से इस तरह का जो भाग होगा, इस साइड का जो डार्क होगा वो वाला विकल्प एकदम सही होगा। तो कौन सा विकल्प दिख रहा है आपको सही, पहला वाला बच्चों एकदम सही आपको विकल्प दिख रहा होगा, पहला वाला एकदम सही रहेगा विकल्प ये, ठीक है। पहले वाले पे आपको लगा देना है, एकदम सही रहेगा 15 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 16 नंबर, इसको भी देखेंगे। उत्तर आरेखों से श्रृंखला को पूरा करने वाले प्रश्न चिन्ह का उत्तर आपको देना है, चलेगा। इसको भी देखेंगे, इसको बारीकी से समझेंगे। जैसे कि आपका दी हुई है, जो इसमें आपकी कौन 2 भुजाएं दी हुई हैं, ठीक है। आपके इस तरह से दी हुई 2 भुजाएं होगी, एक ये होगी, ये होगी। फिर दूसरा क्या दी हुई, इसमें 3 भुजाएं दी हुई हैं, ये 3 भुजा होगी। फिर चौथा दिया हुआ इसमें 4 भुजाएं होगी,
इस तरह से आपका होगी तो 4 भुजाएं होगी। अब पांचवा क्या होगी, जिसमें 5 भुजाएं हों, तो जाहिर सी बात 5 भुजाएं किसमें होगी, इसमें होगी। कैसे होगी, ये आपका दिया हुआ इस तरह से दिया हुआ कुछ आपको इस तरह से, फिर इस तरह से आपका दिया हुआ इस तरह से, इसमें 5 भुजाएं हैं। आप देख लेना इसमें का जो बी वाला ऑप्शन है एकदम सही रहेगा बच्चों। तो इसमें का बी वाला ऑप्शन लगाना था, चित्र बी जो है एकदम राइट है इसमें का, ठीक है। इसमें जो है 5 भुजाएं हैं, ठीक है, 5 भुजाएं ही होंगी, क्योंकि आपका शुरुआत से 2 भुजाएं होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो इसमें जाहिर सी बात 5 भुजाएं वाला ही चित्र एकदम परफेक्ट बैठेगा। फिर अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। 17 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि उत्तर आरेखों से श्रृंखला को पूरा करने वाले जो है प्रश्न चिन्ह को आपको उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। इसको भी देखेंगे, बहुत ही सही प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। पहला जैसे आपका आकृति दी हुई है इसको देखेंगे। देखिए पहला आपके जो है इस तरह से आपका इस तरह से बनाई हुई है, फिर दूसरे में जो है दो आकृतियां बन गई, फिर तीसरे में क्या होगी, चौथे में तो इस तरह से 4 आकृतियां बनी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है तीसरे में जो है 3 आकृतियां बनेंगी, ये तो एकदम कंपलसरी ही है, लेकिन किस और बनेंगे इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो जो है 17 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, किस तरफ से इसमें आकृतियां बनेंगी, इस तरह से भी ऊपर से भी बनी हुई हैं, इस तरफ से भी आकृतियां बनी हुई इस तरह से बनी हुई हैं, लेकिन नीचे से आकृतियां नहीं बनी हैं इस तरह से। तो इस तरह से जो 3 आकृतियां होंगी वही विकल्प एकदम सही बैठेगा बच्चों। तो पहला वाला विकल्प आपको एकदम सही दिख रहा होगा, तो जो है पहला वाला ऑप्शन जो है एकदम आपको इसमें लगा देना है, एकदम सही रहेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन एकदम सही है इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर दिया हुआ है, उस उत्तर चित्र का पता लगाइए जिसमें जो है प्रश्न छिपा हुआ है। ये जो आपका दिया हुआ है ना, ये इस तरह से करके ये जो आपका दिया हुआ है, ये इसमें कौन से फिगर में एकदम परफेक्ट ये इसको काटा जाए तो निकल आएगा, फिर इसमें एकदम परफेक्ट छिप जाएगा। किसमें छिप जाएगा तो देखते हैं। पहले में तो छिपेगा नहीं, लास्ट में आपको देखना है। लास्ट में जैसे आपका दिया हुआ है इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो ये लास्ट वाले में एकदम खिप रहा है, तो इसमें का जो है डी वाला विकल्प बच्चों एकदम सही होगा, ठीक है। डी वाला विकल्प एकदम सही होगा, इसमें का डी आपको लगा देना है इसमें का, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 19 नंबर की, एक जो है एक घन को सभी जो है चेहरों पर यानी नीले रंग से रंगा जाता है और उसे समान आकार के यानी 125 घनों में काटा जाता है, तो कितने घन यानी कितने जो घन है किसी भी चेहरे पर नहीं पेंट किए गए हैं ये आपको बताना है। तो इसमें का राइट विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें का जो है राइट विकल्प 17 हो जाएगा। इसका जो है थोड़ा सा हम इसके एकदम विस्तार से एकदम बात करें तो थोड़ा सा इसके जो बारे में भी हम समझे ले रहे हैं इसको सोल्यूशन के बारे में, क्योंकि बहुत विद्यार्थियों को पता नहीं होगा कि कैसे इसमें 17 आया हुआ है, तो उनका भी मैं डाउट जो है इस सोल्यूशन के माध्यम से मैं दिखा दे रहा हूँ बच्चों। आपका 19 नंबर में जो आपका 27 जो है विकल्प यानी डी वाला विकल्प एकदम सही रहेगा। ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, इस जो है क्वेश्चन को कॉपी करके आपको यूट्यूब में पेस्ट कर देना, इसका आपको आंसर मिल जाएगा यदि उसको विस्तार से देखना चाह रहे हैं तो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, आप भी देख लीजिएगा। इसमें का 27 विकल्प जो एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 20 नंबर की, कई व्यवसायिक कार्यालय यानी 2 से 8 मंजिलों वाली इमारतों में स्थित हैं, यदि किसी इमारत में यानी 3 से अधिक मंजिल है तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य होना चाहिए, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। देखिए आपके जो है कार्यालय में 2 से 8 मंजिल वाली जो इमारत में स्थित है, यदि किसी इमारत में 3 से अधिक मंजिलें हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। जैसा कि आपका दूसरी मंजिल में लिफ्ट नहीं है, दूसरी मंजिल में लिफ्ट नहीं है तो 7वीं मंजिल में लिफ्ट है, तो जाहिर सी बात गलत ही हो गया। फिर आपका केवल तीसरी मंजिल के ऊपरी मंजिलों में लिफ्ट है, ये भी गलत है। फिर अगला आपका दिया हुआ है डी नंबर की, सभी मंजिलों तक लिफ्ट तक पहुंचा जा सकता है। डी वाला विकल्प एकदम बच्चों सही होना चाहिए, डी वाला आपको लगा देना एकदम सही रहेगा 20 नंबर में। फिर 21 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि कुछ पुरुष निश्चित रूप से विद्वान है और अन्य निश्चित रूप से बुद्धिमान नहीं है, केवल मध्यवर्ती पुरुषों में हमें कहना चाहिए बुद्धिमान है। हाँ मुझे लगता है कि इसलिए या नहीं कि मुझे उसे बुद्धिमान कहने के लिए इच्छुक होना चाहिए। तो इसमें का कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, निम्नलिखित से आपके कथन भी दिए हुए हैं, आपको अपना इरादा आपको बताना है अच्छी तरह से जो दर्शाता हो। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि उन पुरुषों को बुद्धिमान कहना जो आश्चर्यजनक रूप से बुद्धिमान नहीं है, इस अवधारणा का अनुचित अशुद्धता के साथ उपयोग करना चाहिए। फिर अगला ऑप्शन दिया हुआ कि प्रत्येक अनुभवजन जो है
अवधारण में जो है स्पष्टता की एक डिग्री होती है, या फिर तीसरा विकल्प दिया हुआ कि किसी को बुद्धिमान कहना या ना कहना किसी की बुद्धि पर निर्भर करता है, एकदम सही विकल्प रहेगा। इसमें का सी वाला विकल्प एकदम सही लग रहा है, सी वाला इसमें का सही रहेगा। ठीक है, फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। आपका कथन दिया हुआ कि प्रति 700 यानी निवासियों पर एक डॉक्टर है, प्रति 700 निवासियों पर एक डॉक्टर है और 16 वार्ड है, जिसमें प्रत्येक वार्ड में वार्डों की संख्या के बराबर डॉक्टर हैं। तो इसमें का कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें आपको देखना है कि इसमें प्रश्न दिया हुआ कि इस शहर में कितने डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आपको बताना है। ये तो बताना कहीं ना कहीं देखा जाए कठिन है, लेकिन देखेंगे इसमें का ऑप्शन कौन होगा। ठीक है, इसमें का जो 22 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ बच्चों, इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। केवल जो है बी वाला ऑप्शन जो है इसमें का पर्याप्त रहेगा, केवल बी पर्याप्त है, जबकि ए जो है पर्याप्त नहीं है, बी वाला ही पर्याप्त हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसमें का बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कथन दिया हुआ है कि इसको देखेंगे, स्टेट आपका 23 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि साहिल ने अगले ही दिन अपना जो है जन्मदिन मनाया जिस दिन अरुण ने अपना जन्मदिन मनाया। और दूसरा इसमें कथन दिया हुआ कि साहिल की बहन का जन्म सप्ताह के तीसरे दिन और साहिल के जन्म के 2 दिन बाद हुआ था। तो इसमें जाहिर सी बात देखा जाए तो घुमा फिरा के जो है बी वाला ही, इसमें सेकंड वाला ही ऑप्शन एकदम सही दिख रहा है। इसमें केवल दूसरा ही पर्याप्त है, जबकि एक जो है पर्याप्त नहीं है। तो इसमें का बी वाला ही ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 23 नंबर में भी आपको बी वाला ही इसमें का भी आपको लगाना था। ठीक है, फिर आपका दिया हुआ कथन एक और आपका दिया हुआ 24 नंबर का कि तस्वीर में आदमी तानिया के दादा का इकलौता बेटा है। तस्वीर में आदमी तानिया के दादा का इकलौता बेटा है और तस्वीर में व्यक्ति का कोई भाई या बहन नहीं है और उसके पिता जो है तानिया के दादा हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो ये प्रश्न दिया हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें का जो राइट विकल्प आपका हो जाएगा या तो एक पर्याप्त है या फिर 2 पर्याप्त, दोनों सही ही विकल्प हैं। ठीक है, तो इसमें का कौन विकल्प हो जाएगा सही? 24 नंबर का सी वाला लगा देना है, दोनों ही विकल्प पर्याप्त हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 25 नंबर, शोभा गुप्ता के साक्षात्कार में जो है 50% अंक और समूह चर्चा में 40% अंक प्राप्त किए हैं। वह पिछले 8 वर्षों से कम यानी काम कर रही है, जिसमें से 4 वर्ष तक बैंक में जो है प्रबंधक क्रेडिट के रूप में 60% अंकों के साथ बीए की डिग्री पूरी करने के बाद उनका जन्म 12 दिसंबर 1978 को हुआ था। तो इसमें यदि हम विकल्पों की बात करें तो इसमें का कौन सा विकल्प जो है सही होना चाहिए 25 नंबर क्वेश्चन का? तो जो सी ऑप्शन दिया हुआ है, यदि मामले को कार्यकारी निवेशक के पास भेजा जाना, ये जो है इसमें का सी वाला विकल्प ही सही होना चाहिए बच्चों, यही आपको लगा देना है। ये 25 नंबर आपका क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 26 नंबर की, प्रकाश गोखले का जन्म जो है 4 अगस्त 1977 को हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर में जो है 65% जो अंक प्राप्त किए हैं और स्नातक में 58% अंक प्राप्त किए हैं। तो वह स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले 10 वर्षों में एक बैंक के अग्रिम यानी विभाग में काम कर रहे हैं। तो उनके ग्रुप यानी डिस्क्रिप्शन में 45% अंक और इंटरव्यू में 50% अंक हासिल किए हैं। तो यदि इसकी हम बात करें तो इसमें का कौन विकल्प हो जाएगा? पहला दिया हुआ, यदि मामला महाप्रबंधक अग्रिम को भेजा जाना चाहिए, या फिर जो है यदि डेटा निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है, या फिर यदि मामला अधिकारी निवेशक को भेजा जाना चाहिए, यदि फिर उम्मीदवार का चयन नहीं होना किया जाना चाहिए, कौन सा विकल्प जो है सही होगा? यदि हम इसकी बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें का जो पहला विकल्प बच्चों दिया हुआ है कि यदि मामला जो है महाप्रबंधक अग्रिम को भेजा जाना चाहिए, ये इसमें का पहला विकल्प एकदम सही होना चाहिए। और जो इससे पहले जो प्रश्न आपका हो गया है, इसमें का भी जहाँ तक मेरे हिसाब से पहला वाला ही विकल्प होना चाहिए। एक बार देख लेना है ये प्रश्नों को, इसमें का भी है पहला वाला ही विकल्प जो है एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ 27 नंबर, नीचे दिए गए चित्र में एक कागज पर विचार कीजिए जिसमें जो है फोल्डिंग लाइन के डाटेज जो है संदर्भ के साथ जो है कुछ फट हैं और फोल्ड करने के बाद वह कैसा दिखता है। सही आपको विकल्प आपको चयन करना है। ठीक है, ये आपका जो दिए हुए हैं कैसे दिखेंगे
यदि इसकी हम बात कर ले तो ये जो दो आपके दिए हुए हैं, एक हिसाब से देखा जाए तो एक आपका इस तरह से, आपका एक आपका इस तरह से आपका कुछ दिया हुआ है इस तरह से, दूसरा जो है इस तरह से दिया जाए, यदि इस दोनों को एकदम चिपका दें तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें का जो है ये सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से डी वाला सही होना चाहिए, डी वाला ही है बच्चों जो है आपको डी। फिर इसमें सी वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे थोड़ा सा। सी वाला जो है इसमें स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि ये दो यदि हम पहले वाले के देखें तो आपका पहला जो दिया हुआ है इस तरह से आपका कुछ दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके नीचे जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। ये जो आपका दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया हुआ है त्रिभुजाकार। इन दोनों को यदि हम देखा जाए तो ऐड कर दिया जाए तो कुछ इस तरह से भी आकृति बन सकती है, जैसा कि चित्र आपको सी में आपको दिख रहा होगा। यदि इन दोनों की यदि हम बात करें तो ये किस तरह से दिया हुआ है, एक इस तरह से, तो इन चित्र भी इसी तरह बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सी वाला विकल्प भी सही होना चाहिए, सी वाला ही आपको जो है लगा देना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 28 नंबर। नीचे दिए गए चित्रों में एक कागज पर आपको विचार करना है, जिसमें जो है फोल्डिंग लाइन के डॉटेड संदर्भ के साथ जो है कुछ फंट है, फोल्ड करने के लिए बाद वह कैसा दिखाई देता है ये आपको बताना है। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें तो इसमें का कौन विकल्प सही होना चाहिए। यदि हम इसकी बात करें तो जो है दिए हुए दोनों बच्चों, दोनों इसी में दिशा में दिए हुए हैं। यदि इसी में देखा जाए एक हिसाब से तो एक इसी में हम और ऐड कर दें। ठीक है, इस तरह से यदि हम कर दें कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन एकदम आपको स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, तो पहला वाला ऑप्शन एकदम लगा देना बच्चों, एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, यहाँ से फिर से देखते हैं इसको। हाँ सॉरी, ये पहला वाला ही एकदम ऑप्शन सही दिख रहा है, पहला ही इसमें का सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ सभी जो सभी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसको बहुत ही तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर का जनक कौन है, सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज है। इसमें का बी विकल्प एकदम राइट है, सभी इसको सही करके आए होंगे। चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के जनक हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सही परिभाषा क्या है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सही परिभाषा क्या है, यदि हम इसकी बात कर ले तो आपका 30 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, 30 नंबर का जो आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का जो है देखेंगे, तीसरा विकल्प जो आपका बच्चों दिया हुआ है, यानी कंप्यूटर एक जो है प्रोग्राम करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। इसमें का सी विकल्प एकदम सही रहेगा। ठीक है, इसमें का सी सही है। 30 नंबर का भी 31 नंबर आपका दिया हुआ कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। यदि इसके हम फुल फॉर्म की बात करें तो सी से आपका जो होता है, ये आपका जो दिया हुआ 31 नंबर आपका क्वेश्चन सही है, इसका जो विकल्प सही है सी से होता है जो सी से कंप्यूटर नहीं होगा, सी से होगा सेंट्रल, सी से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें का जो है सी वाला विकल्प एकदम सही रहेगा बच्चों, सी वाला आपको लगाना था इसमें का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आपका 31 का सी हो गया। फिर 32 नंबर आपका दिया होगा निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट जो है उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है। यदि इसकी हम बात करें तो कौन जिम्मेदार है बच्चों, 32 नंबर क्वेश्चन का कौन हो जाएगा, इसका जो है इनपुट जो है, ठीक है, इनपुट जो यूनिट है ये जिम्मेदार है, इनपुट यूनिट। ठीक है, इसमें का बी वाला ऑप्शन जो है एकदम राइट रहेगा 32 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच उच्च गति मेमोरी को क्या कहा जाता है। जो मुख्य मेमोरी आपकी होती है, मेन जो मेमोरी होती है ना, और सीपीयू के बीच की गति की जो मेमोरी होती है क्या कहलाती है वो मेमोरी, वो कहलाती है आपका कैश मेमोरी कहलाती है। बी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का 33 नंबर का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक कंप्यूटर में मेमोरी के दो प्रकार होते हैं। एक कंप्यूटर में मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। इसलिए जो है इसमें का जो है प्रथम वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, यानी दूसरा ऑप्शन, सॉरी यहाँ से दूसरा ऑप्शन जो है प्राथमिक और द्वितीयक सेकेंडरी दोनों इसमें का सही रहेंगे। इसमें का बी वाला विकल्प सही है, प्राथमिक और माध्यमिक। फिर अगला क्वेश्चन हम बढ़ेंगे 35 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका MS वर्ड के अंतर्गत क्या आता है। MS वर्ड के अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है डॉक्यूमेंट आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, आपका 35 नंबर क्वेश्चन का जो है डॉक्यूमेंट आपका प्रोडक्शन आता है, उत्पाद आता है, डॉक्यूमेंट का जो है उत्पाद आता है। ठीक है, इसमें का पहला विकल्प एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि
फॉन्ट जो है, फॉन्ट को बोल्ड बनाने के लिए, फॉन्ट जो होती है स्टाइल जो होती है उसको बोल्ड बनाने के लिए, उसको बड़ा देखा जाए ना, बड़ा बनाने के लिए जो कीवर्ड का प्रयोग होता है शॉर्टकट, वो क्या होती है कीवर्ड। यदि इसकी हम बात करें 36 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो विकल्प एकदम सही हो जाएगा बी नंबर, कंट्रोल+B से जो है इसको जो है बोल्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें का बी वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा किसी मौजूदा दस्तावेज को बदलना, दस्तावेज क्या कहलाता है, किसी दस्तावेज जो आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट उसको यदि बदलेंगे, कुछ उसमें चेंजेस करेंगे तो क्या कहलाएगी, जाहिर सी बात है एडिटिंग कहलाएगी। उसमें कुछ एडिट किया आपने तो जाहिर सी बात इसमें का सी वाला एकदम सही रहेगा विकल्प। 37 नंबर का जो है सी विकल्प, एडिटिंग एकदम राइट विकल्प इसमें का संपादन। फिर 38 नंबर क्वेश्चन आपका दिया होगा कि बोल्ड इटालियन यानी नियमित को के रूप में जाना जाता है। बोल्ड इटालियन नियमित को किस रूप में जाना जाता है, यदि इसकी बात करें तो ये जो है फंड इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। इसमें जो 38 नंबर का दिया हुआ, सॉरी इसको देखेंगे, 38 नंबर को जो फंड स्टाइल के रूप में, इफेक्ट के रूप में नहीं जाना जाता है, सॉरी इसमें से पहला विकल्प एकदम सही होगा, फंड स्टाइल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 38 नंबर का पहला विकल्प एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि 39 नंबर की शीर्ष लेख और यानी पाद लेख देखने के लिए जो है आपको इस पर स्विच करना होगा, किस कर यानी किस किस पर आपको स्विच करना होगा। यदि इसकी बात करें तो सामान्य दृश्य पर या फिर प्रिंट लेआउट दृश्य पर या फिर प्रिंट पुनः मोड पर। तो इसमें का जो है बी और सी दोनों सही है, इसलिए डी वाला आपको लगाना था, एकदम सही विकल्प है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि किसी पाठ को केंद्रित रूप में संरेखित करने का शॉर्टकट क्या है, किसी पाठ को, ठीक है, यानी केंद्रीय रूप में संरेखित करने का शॉर्टकट क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो उसको जो है शॉर्टकट इसकी की हम बात करें संरेखित करने का तो कंट्रोल+E जो होता है इससे हम कर सकते हैं। इसमें का सी विकल्प एकदम सही रहेगा 40 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपको 41 नंबर दिया होगा, किसी दस्तावेज में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है। कोई आपका अंतिम, कोई आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ठीक है, सबसे नीचे आप आ गए, अचानक से ऊपर जाना चाह रहे हैं पूर्व वाले पेज पर, तो आप कैसे जा सकते हैं, कौन सा कीवर्ड की मदद से आप जा सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है 41 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका जो है आप कंट्रोल+Y करोगे तो आपका जो है फ्रंट पेज पर आप आ जाओगे। ठीक है, इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन एकदम राइट है, कंट्रोल+Y। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन दिया होगा, संरेखण को सही ठहराने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। संरेखण को सही ठहराने के लिए कीबोर्ड यानी शॉर्टकट क्या है। यदि इसकी हम बात करें 42 नंबर क्वेश्चन की, जो आपका कंट्रोल+J जो है इसको जो है सही ठहरा सकते हैं इसकी मदद से। इसमें का सी विकल्प एकदम सही है। फिर दस्तावेज बनाने के लिए आप फाइल मेनू पर क्या करते हैं, आदेश का उपयोग करते हैं, नया यानी न्यू करते हैं ना, न्यू ही तो कनेक्ट करते हैं। इसमें का सी विकल्प एकदम राइट रहेगा बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन का। 44 नंबर दिया हुआ है, चित्र और पारदृश्य है। चित्र और पारदृश्य क्या है, यदि इसकी हम बात करें तो ये आपका 44 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ। ठीक है, ये इसका जो विकल्प रहेगा सी विकल्प सही है, पृष्ठ अभिविन्यास है। ठीक है, सी विकल्प एकदम राइट इसमें का, चित्र और पारदृश्य जो है ये है पृष्ठ अभिविन्यास। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि सिमार स्पार्कल आपका टेक्सचर्ड आपका ब्लेटिंग बैकग्राउंड आज के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है। यदि इसकी हम बात करें तो ये जाना जाता है टेक्स्ट इफेक्ट जाना जाता है। ठीक है, टेक्स्ट इफेक्ट जाना जाता है, पाठ प्रभाव जाना जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन का जो है डी ऑप्शन एकदम सही है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि स्वतः सुधार मूल रूप से आपके द्वारा जो है टाइप करने यानी टाइप करते समय जो है शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए जो डिजाइन किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाया जाता है। यदि इसकी हम बात करें तो थोड़ा सा पुनः इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया हुआ कि स्वतः यानी स्वतः का मतलब होता है यानी सुधार, स्वतः जो है सुधार मूल रूप से आपके द्वारा टाइप करते समय जो है शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। क्या किया जाता है, मिसपल्ट का किया जाता है। सी विकल्प एकदम राइट रहेगा गलत वर्तनी वालों को। ठीक है, इसमें का सी विकल्प सही है 46 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि नया दस्तावेज बनाने के लिए कुंजी पटल शॉर्टकट क्या है। नया दस्तावेज बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, यदि इसकी हम बात करें तो 47 नंबर क्वेश्चन की तो कंट्रोल+N की मदद से जो है नया दस्तावेज हम बना सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा किसी भी जो है
वर्ड यानी दस्तावेज की पृष्ठभूमि है। यदि इसकी हम बात करें तो किसी भी जो आपका दस्तावेज जो है, वर्ड की जो है दस्तावेज पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड की, यदि इसकी हम बात करें तो ये जो है 48 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें का जो है आप जो है अपने द्वारा चुने गए किसी भी रंग की आप कर सकते हैं, ठीक है। दस्तावेज पृष्ठ जो इसका बैकग्राउंड है डॉक्यूमेंट का, आप कोई भी कर सकते हैं, अपने अनुसार आप भी आप सेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। इसमें का डी वाला है एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि सभी वर्ड दस्तावेज के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, यानी सभी वर्ड दस्तावेज के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। यदि इसकी हम बात कर ले तो 49 नंबर क्वेश्चन का जो सही विकल्प आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, DOCX इसमें का जो है सही विकल्प रहेगा, डी नंबर इसमें का, ठीक है। फिर आपका फॉन्ट इटैलिक बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, फॉन्ट इटैलिक बनाने के शॉर्टकट कीबोर्ड क्या है, ये प्रश्न जो है आगे भी प्रश्न पूछा जा चुका है, दोबारा प्रश्न पूछा गया है। मैंने बोला हुआ था कि Ctrl+I से इसमें का सही रहेगा, ठीक है। 50 का बी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 51 नंबर कि किसी दस्तावेज को वर्ड में मुद्रित करने के लिए किसी कुंजी शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यदि इसकी हम बात करें 51 नंबर क्वेश्चन की तो इसमें का जो विकल्प सही रहेगा Ctrl+P इसमें का सही रहेगा, पहला विकल्प सही है। फिर आपका एक्सेल स्क्रीन में विंडो के शीर्ष पर कौन सा बार स्थित होता है, यदि इसकी हम बात करें तो कौन सा बार स्थित होता है, ये जो है 52 नंबर क्वेश्चन का जो है टाइटल बार जो होता है ये स्थित होता है इसमें, इसमें का सी विकल्प सही है, ठीक है, शीर्षक बार। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक्सेल में कौन सा जो है दृश्य पृष्ठों को ठीक उसी प्रकार दर्शाता है जैसे वे मुद्रित होने पर दिखाई देते हैं। जिसकी हम बात करें 53 नंबर क्वेश्चन की तो इसमें का जो विकल्प आपका हो जाएगा ये जो है पेज लेआउट व्यू होता है, इसमें का डी विकल्प सही है, पृष्ठ लेआउट दृश्य, ठीक है। 53 का डी इसमें का राइट है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर दिया हुआ है कि आपका MS एक्सेल जो है आपका MS एक्सेल में यानी कॉलम को के रूप में नामित किया गया है, किस यानी MS एक्सेल में जो नाम की जो कॉलम के रूप में फॉर्म को क्या नाम किया गया है, ABCD के रूप में जाना जाता है, अल्फाबेट के रूप में जाना जाता है बच्चों, इसलिए पहला विकल्प इसमें का एकदम सही रहेगा, ठीक है। नंबरिंग के रूप में नहीं जाना जाता है, अल्फाबेट के रूप में जाना जाता है, ABCD के रूप में, ठीक है, जो है नामित किया गया है इसको। फिर 55 नंबर आपका क्वेश्चन दिया होगी आपका MS एक्सेल में कौन सा विकल्प जो है कुछ जो शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है फिल्टर का उपयोग किया जाता है बच्चों, इसमें का बी वाला विकल्प एकदम सही रहेगा 55 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 56 नंबर आपका MS एक्सेल में जो है गो टू संवाद बॉक्स खोलने के लिए किस यानी फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यदि इसकी हम बात करें तो इसमें का जो है 56 नंबर का जो है F5 का प्रयोग करते हैं, बी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, F5। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है MS एक्सेल में टैब कुंजी का उद्देश्य क्या है, MS एक्सेल में जो है टैब कुंजी का उद्देश्य क्या है, यदि हम इसकी बात करें 57 नंबर क्वेश्चन की तो इसमें का जो है ये जो है सेल पॉइंटर को यानी अगले कॉलम में ले जाता है, इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा 57 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि MS एक्सेल में एंटर कुंजी का उद्देश्य है, MS एक्सेल में जो है एंटर कुंजी का क्या उद्देश्य है, यदि इसकी हम बात करें तो 58 नंबर क्वेश्चन का जो आपका दिया हुआ डी वाला विकल्प जो दिया हुआ है सेल पॉइंटर को अगली पंक्ति में ले जाता है, इसका उद्देश्य रहता है मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट रो, ठीक है, इसमें का डी वाला एकदम सही रहेगा विकल्प। फिर अगला प्रश्न आपका दिया होगा कि MS एक्सेल में सूत्रों को निष्पादित करने का प्रतीक क्या है, MS एक्सेल में जो है सूत्रों को निष्पादित करने का जो प्रतीक क्या है, इक्वल है, बराबर है, इसमें का पहला विकल्प एकदम सही है बच्चों, इक्वल यानी बराबर, पहला विकल्प इसमें का राइट है। फिर आपका कार्यपत्रक में एकल तत्व को एक्सेल में कैसे जाना जाता है, यदि हम इसकी बात करें तो ये जो है सेल के रूप में जाना जाता है, ए सेल यानी एक सेल के रूप में जाना जाता है, पहला विकल्प सही रहेगा 60 नंबर का, पहला विकल्प राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि एक्सेल में कौन सा टैब आपका स्प्रेडशीट को प्रूफिंग यानी प्रोटोकिंग और चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाता है, यदि हम इसकी बात करें तो ये जो है 61 नंबर क्वेश्चन का जो है बच्चों ये जो रिव्यू होती है ना, जो समीक्षा होती है, इसी का प्रयोग किया जाता है, इसमें का जो है सी विकल्प एकदम राइट रहेगा।
फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे क्रमित किया जाता है। एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे क्रमित किया जाता है, वो किया जाता है कैसे किया जाता है अल्फ़ाबेटिकली। मैंने ABCD के बारे में ये प्रश्न आगे भी पूछा गया है, अल्फ़ाबेट के रूप में, ठीक है, ABCD आपके रूप में, इसमें का पहला विकल्प सही है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि एक्सटेंशन यानी फाइल एक्सेल 2007 और ऊपर क्या है, और ऊपर क्या है, यदि इसकी हम बात करें तो ये जो है 63 नंबर क्वेश्चन के जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ELSX, ई आपका L S और X, इसमें का जो है C वाला विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर आपका MS एक्सेल में कोशिकाओं को, यानी MS एक्सेल में जो कोशिकाओं का जो नाम है कैसे रखा गया है, वो आपका अल्फ़ाबेट रखा गया है, जैसा कि प्रश्न 3 बार हो गया, यही प्रश्न है अल्फ़ाबेट, जैसा कि पहला भी प्रश्न भी हो चुका है, रिपीट ये प्रश्न, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 65 नंबर की, कारपत्रक को सारणी का नाम भी दिया गया है। कारपत्रक को सारणी का भी नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, ये जो आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है एरे ऑफ सेल, एरे ऑफ सेल हो जाएगा इसमें, ठीक है, एरे ऑफ सेल हो जाएगा। सेल इसमें का जो है कोशिकाओं का नाम दिया गया है, कोशिकाएं भी कहा गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि MS एक्सेल में पत्रक जानकारी और सम्मिलित बिंदु स्थान प्रदर्शित करने के लिए किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है। यदि इसकी बात करें तो किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है, ये जो विकल्प हो जाएगा 66 नंबर का, जो एक्सेल आपका जो स्टेटस बार होता है ना, इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें का जो है स्थित बार सही रहेगा विकल्प। फिर WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ड, W से पहले से वर्ड वाइड वेब, पहला विकल्प एकदम सही है इसमें का बच्चों, पहला वाला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का 67 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखेंगे अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि वह क्षेत्र जहां यूआरएल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं। वह क्षेत्र जहां यूआरएल डाला जाता है उसे एड्रेस बार कहते हैं, पहला ऑप्शन एकदम राइट है इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि अगले प्रश्न पर जाने के लिए किस आपका नेविगेशन बटन का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर जाने के लिए किस नेविगेशन बटन का प्रयोग किया जाता है, यदि हम इसकी बात करें तो 69 नंबर क्वेश्चन में जो है फॉरवर्ड बटन जो होता है इसी की मदद से जाते हैं, तो ये जो है बी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है, बैकवर्ड नहीं होगा, फॉरवर्ड बटन होता है ना, फॉरवर्ड, इसमें का जो है बी वाला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर आपका HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, यदि हम इसकी बात करें 70 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो हो जाएगा आपका, इसमें का जो है H से हो जाएगा हाइपर, T से हो जाएगा टेक्स, और फिर दूसरे T से हो जाएगा ट्रांसफर, और आपका P से हो जाएगा प्रोटोकॉल, इसमें का जो है बी विकल्प बच्चों जो है एकदम सही दिख रहा है, यही एकदम राइट रहेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें का बी विकल्प एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कौन सा उपयोगकर्ता को अंतिम बार देखे गए URL को देखने की अनुमति देता है, क्या देता है, देखने की, हिस्ट्री देखने की अनुमति देता है, इतिहास देखने की, जो आपने कुछ देखा बार दृश्य उसका क्या क्या आपने गतिविधियां की है उसको देखने के, उसे कहते हैं हिस्ट्री, ठीक है। इसमें का जो है क्या देखने की अनुमति देता है, केवल हिस्ट्री की ही अनुमति देता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 71 नंबर का, आपका हिस्ट्री विकल्प राइट है, हिस्ट्री लिस्ट। फिर 72 नंबर क्वेश्चन आपका दिया होगा कौन से ISP भारत में नहीं है, कौन से IPS जो है भारत में नहीं है। अध्ययन की बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो है BSNL भी है, एयरटेल भी है, वोडाफोन भी है, रिलायंस भी है, रिलायंस जियो का, तो इसमें ऐसा कौन सा विकल्प बच्चों सही होगा, इसका थोड़ा सा इसमें डाउट हूँ मैं, जैसे मुझे इसका कंफर्म उत्तर मिलेगा मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न में पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है ISP का फुल फॉर्म क्या है। ISP का फुल फॉर्म जैसा कि आगे ही प्रश्न पूछा गया है, आई से हो जाएगा इंफॉर्मेशन हो जाएगा, आई से यहाँ से इंफॉर्मेशन, यदि इसकी बात करें तो 73 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगा बच्चों, ये जो है ये इंटरनेट से संबंधित है, ये जो है 73 नंबर जो है ISP का जो है ये इंटरनेट से संबंधित है, तो आई से क्या हो जाएगा इंटरनेट, और जो है एस से क्या हो जाएगा सर्विस हो जाएगा, पी से हो जाएगा प्रोवाइडर, तो पहला विकल्प एकदम राइट रहेगा 73 नंबर क्वेश्चन का, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसमें का जो है पहला विकल्प एकदम राइट है।
फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं क्या है। कंप्यूटर उपकरण भी है और आपका आईएसपी भी है, ठीक है। ये दोनों जो है, देख लीजिए यहाँ पर भी प्रश्न आ गया है आईएसपी, ये जो है इंटरनेट से ही संबंधित है, इसीलिए आपको फुल फॉर्म में जो है इंटरनेट ही इसमें का फुल फॉर्म सही होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, इसलिए इसमें का जो विकल्प है सी वाला सही रहेगा। ए व बी जो है दोनों सही है। इसमें जो है 74 नंबर का बी सी वाला ऑप्शन एकदम सही है, ए व बी दोनों है। फिर ब्राउजर के शीर्ष पर कौन सा बार स्थित होता है। ब्राउजर के शीर्ष पर कहीं ना कहीं मैंने पहले भी प्रश्न आपको बता चुका हूँ, ब्राउजर बार पे जो स्थित होता है ये जो होता है एड्रेस बार स्थित होता है। इसमें का जो है सी विकल्प एकदम राइट है, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर पीड़ित की हर ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखता है और पृष्ठभूमि में सभी डाटा संकलित करता है और इसे तीसरे पक्ष को भेजता है। और क्या कौन भेजता है, यदि हम इसकी बात करें तो ये प्रश्न जो है 76 नंबर आपका दिया हुआ, इसमें का जो है स्पाईवेयर इसमें का सही विकल्प हो जाएगा। स्पाईवेयर जो है ये भेजता है, सी विकल्प इसमें का एकदम राइट है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश किसी और रचना या विचार लेने और अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग करने का वर्णन करता है। यदि इसकी हम बात करें तो ये जो करता है साहित्यिक चोरी, इसमें का सही विकल्प रहेगा सी वाला विकल्प बच्चों एकदम राइट है। इसमें का 77 नंबर क्वेश्चन का सी विकल्प एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा किस प्रकार का मालवेयर इसे दोहराता या फिर क्लोन नहीं करता है। यदि इसकी हम बात कर ले तो ये जो है 78 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका ट्रोजेंस जो है इसका नहीं करता है, ठीक है। ये क्लोन नहीं करता है, ठीक है। दोहराना या फिर क्लोन नहीं करता है ट्रोजन का, इसमें का डी विकल्प एकदम राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है। सिस्टम हैकिंग में जो है सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होता है बच्चों, वो होता है पासवर्ड क्रैक करना। कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्रैकिंग पासवर्ड जो होता है यही सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। ये आपका देखा जाए तो 69 नंबर क्वेश्चन का जो पहला विकल्प है एकदम राइट है, ठीक है, क्रैकिंग पासवर्ड। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम मजबूत सुरक्षित आपका देखा जाए तो आपका एनक्रिप्शन है। इसमें जो सबसे जो है कम मजबूत सुरक्षित है कौन, इसमें कहा। यदि इसकी हम बात करें तो ये आपका 80 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें का जो विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ये आपका जो प्रश्न आपका दिया हुआ है 80 नंबर का विकल्प जो है डी वाला सही है, ठीक है। सॉरी इसमें का देख लीजिए, फिर से देखेंगे। दिया हुआ ऑप्शन के निम्नलिखित में से कौन सा जो सबसे कम मजबूत सुरक्षित आपका इनक्रिप्शन है, तो इसमें का जो है वेब जो है कम है, इसमें का जो है सी वाला विकल्प एकदम सही रहेगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 81 नंबर। पी सी टी का फुल फॉर्म क्या होता है। पी सी और टी का फुल फॉर्म क्या होता है। यदि हम इसकी बात करें तो ये जो है पी और सी टी का जो फुल फॉर्म होता है, पी से होता है प्राइवेट और सी से होता है कम्युनिकेशन और टी से होता है टेक्नोलॉजी, इसलिए इसमें का जो है डी वाला विकल्प एकदम सही रहेगा। टेक्निक नहीं होती, टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। इसमें का डी वाला विकल्प एकदम राइट रहेगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल मीडिया पारदर्शी से संबंधित नैतिक आचरण की जांच का वर्णन करता है। यदि इसकी हम बात कर ले तो ये जो है 82 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही रहेगा, ये जो साइबर एथिक्स है, ठीक है, साइबर एथिक्स की जांच करता है, ठीक है। इसमें का पहला विकल्प राइट रहेगा। फिर आपका कोड रेड एक के समान है। कोड रेड जो है एक के समान है, किसके समान है। यदि हम 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये है कंप्यूटर वायरस के समान है, इसमें का डी विकल्प एकदम सही रहेगा कंप्यूटर वायरस के, ठीक है। फिर नीचे सूचीबद्ध वस्तुओं में से कौन सा सबसे कम मजबूत सुरक्षित प्रोटोकॉल है। सबसे कम सुरक्षित प्रोटोकॉल कौन है। यदि इसकी हम बात करें 84 नंबर क्वेश्चन की तो ये जो है लास्ट का डी ऑप्शन जो दिया हुआ HTTPS जो है ये कम सुरक्षित प्रोटोकॉल है, इसमें का डी विकल्प एकदम राइट है। फिर आपका एक DNS एक डोमेन नाम का अनुनाद इनमें से किससे करता है। यदि इसकी हम बात करें तो ये जो करता है IP एड्रेस से करता है, इसमें का जो है बी विकल्प एकदम राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कि वर्णमाला में के और आर अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आता है। के और आर के बीच में कौन आता है अक्षर। यदि इसकी हम बात कर ले तो के आपका दिया हुआ, ठीक है। इसकी और आर के बीच में कितने अक्षर आएंगे देखेंगे, तो आर के बीच में आएंगे आपका जो आएगा
आपका JKLMN और आपका OP, आपका Q और R, आपका K और R के बीच में कितने अक्षर आ गए। अब अक्षरों में से कौन सा बीच में आता है, कौन सा बीच में आता है तो R से यदि हम गिनेंगे तो 1 2 3 आ गए, 1 2 3। ये जो है M और N दो होने चाहिए, तो इसमें का कौन विकल्प सही होना चाहिए, N ही लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि ग्रैंडफादर शब्द के प्रत्येक शब्द के दूसरे अक्षर को हटा लिया जाए, जो आपका ग्रैंडफादर जो आपका अंक दिया हुआ है, इसमें के प्रत्येक अक्षर को जो है दूसरे अक्षर को हटा लिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से छठा होगा, बाएं से छठा होगा। चलिएगा इसको हम देखते हैं। दूसरा अक्षर हटाने को बोला है तो पहले हम लिख ही लेते हैं। मान लो आपका ग्रैंडफादर दिया G आपका दिया हुआ है, R दिया हुआ है, AN, ग्रांड फादर आपका दिया हुआ FATH और आपका E दिया हुआ है, आपका R दिया हुआ है। पूछा गया कि प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दीजिए, तो जो है R हट गया, N भी हट गया, F भी हट गया, T भी हट गया और E भी हट गया। अब पूछा है कि बाएं से, तो बायां इधर आए तो 1 2 3 4 5 और 6, छठे अंक पर कौन है, G आता है बच्चों। छठे अंक पर कौन है, G आता है, तो इसमें का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसमें का जो है G विकल्प एकदम सही हो जाएगा, यानी D वाला ऑप्शन जो है एकदम सही रहेगा। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ कि यदि एक कार घोड़े की तरह है तो एक विमान जो है किसकी तरह होगा, पक्षी की तरह होगा। इसमें का जो है पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि यदि एक पुस्तकालय की तरह है तो एक फूल जो है गुलदस्ता की तरह होगा, उद्यान की तरह नहीं होगा, गार्डन की तरह नहीं होगा, गुलदस्ता की तरह होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, एक व्यक्ति जो है अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र जो है 15 वर्ष का हो जाता है तो पत्नी की वर्तमान आयु क्या होगी। यदि इसकी हम बात करें तो यह भी थोड़ा मैथमेटिक्स ही प्रश्न है, इसका भी हम देखेंगे विस्तार से थोड़ा सा। पेन कापी इसीलिए मैंने बोला था निकाल लीजिएगा। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यदि इसमें दिया हुआ है एक व्यक्ति जो है अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, एक जो व्यक्ति कोई अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और जो है अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। तो इधर में अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा हुआ बच्चों है, तो पहले हम क्या देखेंगे, पुत्र पहले जो है सन की हम देखेंगे। माना सन की उम्र हम माने ले रहे हैं x है, सन की उम्र कितनी है, x है, बच्चे की उम्र x है। मैन की उम्र कितनी है, m यानी मैन की उम्र कितनी है, लड़के से जो है 4 गुना है। क्या यहाँ से दिया हुआ है, पुत्र से 4 गुना है, तो एक मैंने बच्चे की कितनी मानी, x मानी, तो 4x हो जाएगा, इससे गुणा ही तो होगा, x हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। फिर वाइफ की एज, अपनी पत्नी से जो है 3 वर्ष बड़ा है, तो यदि हम इसकी वाइफ की बात करें तो W यानी वाइफ की, यदि हम इसकी बात करें एज की, तो जो है 4x, तो इसकी हो गई आदमी की 3 यानी 3 वर्ष बड़ा है, तो माइनस किसमें कितना कर देंगे बच्चों, 3 कर देंगे। ठीक है, अब इतना हो गया है, चलेगा। अब क्या देखेंगे, आपका ये इतना निकल आया। ठीक है, अब जो है ये जो आपका दिया हुआ है कि 3 वर्ष बाद 15 वर्ष हो जाती है, यानी 3 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 15 वर्ष हो जाती है। तो x प्लस, चलेगा यहाँ देखेंगे x प्लस 3, बच्चे की उम्र दी हुई ना, 1 वर्ष बाद हो जाती है, तो आपको देखना है 3 वर्ष बाद पुत्र की जो उम्र है 15 हो जाती, तो x मैंने पुत्र माना था पहले ही, तो x प्लस 3 तो कितनी हो जाती है, 15 हो जाती है, ये 15 हो जाती है बच्चों। तो ये आपका जो यहाँ से दिया हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम देखेंगे थोड़ा सा। ये आपका इतना आ गया, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम फिर से आपको देखेंगे कितना लास्ट में आया हुआ था, x प्लस का 3
आपका फी आया हुआ था कितना कितना, ये 15 दिया हुआ, ठीक है, तो आपके पेपर में दिया हुआ है। फिर अब देखेंगे इसमें जो है एक्स की हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स यहाँ रखेंगे, इधर रहने दे, 3 इधर भेज देंगे, तो 15 माइनस 3 इसके घटा लेंगे तो कितना बचेगा, एक्स का मान कितना आएगा बच्चों, एक्स का मान आएगा 12, ठीक, ठीक है, कितना आएगा, एक्स का मान आ गया 12। अब ये 12 एक्स का मान आपने निकाल लिया। अब ये जो एक्स का मान आपने निकाला है, जो आपने वाइफ की जो आपने वहाँ से एज रखी थी, वाइफ की एज आपने अभी पहले लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई थी वाइफ की एज, ये लिखी हुई थी 4x माइनस का 3, यानी जो है 3 वर्ष जो है बड़ा है, ठीक है, आदमी अपनी पत्नी से, तो माइनस इसमें हो जाएगा, ठीक है, इतनी वहाँ आपने आयु जो है इसकी लिखी हुई थी। अब एक्स की वैल्यू यहाँ से 12 निकाल लिया है, तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 12 हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको यदि हम देखा जाए तो 12 चौक, ये 4 आपका दिया हो तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, तो 12 चौक आपका 48 हो गया, माइनस कितना बच्चों है, 3 है। और इसके हम 3 इसमें से घटा लें तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। तो टोटल वही पत्नी की वर्तमान आयु कितनी है, 45 वर्ष है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 45 वर्ष। इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, इसमें का डी वाला ऑप्शन एकदम सही है, यही इसमें का सही रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला उसी तरह लगाकर भी देख सकते हैं, इसीलिए मैं बताया था। पेन कापी लीजिए तभी इसमें का प्रश्न समझ में आएंगे सभी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 91, इसको भी देखेंगे। एक्स जो है अपने दादा की आयु में 50 वर्ष का अंतर है, एक्स और उसके दादा, एक्स कोई मान लो उसका लड़का ही हो, ठीक है, उसका मान लो बच्चा ही है, एक्स जो है अपने दादा की आयु, एक्स और दादा की आयु में जो है 50 वर्ष का अंतर है, उसका पोता ही हो सकता है, इतने वर्ष का अंतर, ठीक है। और जो है 6 वर्षों के बाद यदि उसकी आयु का योग 152 है तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, चलेगा, इसको भी उसी तरह लगाएंगे, ये भी बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, इसको भी देखेंगे। तो माना ये एक्स तो पहले ही दिया हुआ, तो दादा की हम माने ले रहे हैं, आयु कितनी होगी, ठीक है, माना वायु जो है, माना दादा की उम्र जो है वही है, माना वायु इक्वल टू दादाजी, वायु को हम दादाजी माने ले रहे हैं, वायु को हम क्या दादाजी माने ले रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी लाइन में देखेंगे तो वायु माइनस एक्स हो जाएगा, अंतर है ना, कितना पूछा, अंतर का मतलब घटेगा, तो अंतर पूछा ना तो माइनस हो जाएगा, वाई माइनस एक्स, ठीक है। ये कितना दिया हुआ बच्चों, ये दिया हुआ है कितना, 50 वर्ष दिया हुआ है, इनके बीच में अंतर कितना है, दादा के मैंने वही माना, अब इनके बीच का अंतर जो है 50 दिया हुआ है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, इतना नोट कर लेना। फिर आपको क्या करना है, अब इसको यदि ध्यान से देखो तो आप जो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इस एक्स को इधर आप भेज सकते हो, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 50 प्लस का एक्स हो जाएगा, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। अब इतना जो है वाई इक्वल टू 50 प्लस एक्स, इसको जो है पहली समीकरण आपको बना लेना है, इसको आपको समीकरण 1 आपको बना लेना है। फिर आप आगे देख लीजिए क्या आपको करना है, आपने कौन सी समीकरण बनाई, आपने बनाई वाई इक्वल टू 50 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स, ये आपने जो है पहली समीकरण आपने बनाई। अब क्या करना है, अब आपका दिया हुआ है प्रश्न में देखेंगे कि दिया हुआ है कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 152 हो जाता है, 6 वर्ष बाद उसकी आयु की जो है कितनी हो जाती है, 152 हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, यदि इसकी हम बात करें तो 6 वर्ष बाद तो ये कितनी हो जाएगी, तो वाई प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, वाई के स्थान पर कितना रख देंगे, 6 रख देंगे बच्चों, तो पहले जो आपकी समीकरण दी हुई थी ना जो आपने बनाया था उसी में आपको रखना है। तो वाई प्लस, ये आपका जो है 6 वर्ष बाद पूछा ना, तो उसकी वाई यानी दादा की पूछा ना, तो प्लस का 6, फिर आपका जो इसमें का 6 ये हो जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा यहाँ से गलत हो रहा है, फिर से समझेगा, आपने जो समीकरण बनाई थी
ये वाई इक्वल टू आपने बनाई थी 50 प्लस का एक्स, आपने जो है समीकरण ये बनाई थी, ठीक है। ये जो है दिया ही हुआ है, वाई जो है इतना आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब यदि हम देखें, दिया हुआ है कि 5 यानी 6 वर्षों के बाद यदि उसकी आयु 100 का योग जो है 152 हो जाता है, इसका योग हो जाता है, तो वाई प्लस, वाई को मैंने दादाजी माना था, वाई प्लस 6 यानी 6 वर्षों बाद इसका योग जो है, वहां पर अंतर पूछा था, यहाँ तक योग पूछेगा यानी जोड़ इसका, तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा, फिर होगा ये आपका दादाजी हो गए, फिर इसका बच्चे का फिर देखेंगे, ये लड़का हो गया यानी जो उसको माना था, तो ये दोनों का योग जो है कितना है 152। इन दोनों का योग बच्चों कितना है 152 है, इतना आप लिख लीजिएगा पहले, फिर हम देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या है, यहाँ आपको वाई दिख रहा होगा, ये वाई का मान यहाँ कितना दिया हुआ 50 प्लस एक्स दिया हुआ ऊपर ना, तो इस वाई के स्थान पर 50 प्लस एक्स रख देना है। सिंपली इस वाई के स्थान पर 50 प्लस एक्स आपको रख देना है, इस वाई के स्थान पर इतना रखना है। चलेगा, अगले लाइन में हम बताते हैं हमको, तो उसमें जब हम रख देंगे ना तो 50 प्लस एक्स ये हो जाएगा, वाई का मान मैंने रखा, फिर आपका था प्लस का 6, चलेगा प्लस का 6 हो जाएगा, फिर बीच में फिर आपका ये प्लस था, दूसरा इसमें जो दिया हुआ था लड़के का वो दिया हुआ था x प्लस 6 आपका दिया हुआ था, इक्वल टू कितना था 152, ठीक है। अब देखेंगे तो सही से आप देखिएगा, तो आपका 50 ये दिया हुआ है, 6 ये दिया हुआ है और 6 ये दिया हुआ है, तो देखेंगे 6 दूनी 12 हो गया, 50 ये तो कितना हो जाएगा 62 प्लस का x, एक ये हो गया एक ये हो गया, कितने x हो गए 2x, इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 152, कितना हो गया 152। अब देखेंगे ये जो 62 है इस और भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 152, माइनस करेंगे इधर तो आ जाएगा 62 हो जाएगा। अब इधर 62 हो गया, अब इसको घटा देंगे, यदि हम इसको घटाएं तो कितना आएगा 45 बचेगा, कितना बचेगा 45 नहीं, इसको हम घटाएंगे तो 90 बचेगा, सॉरी इसको जब घटाएंगे ना तो ये कितना बचेगा 90 बचेगा, तो कितना आएगा 2x, तो 2x इक्वल टू कितना बचेगा 90 बचेगा, तो x इक्वल टू कितना बचेगा 45 बचेगा, जाहिर सी बात तो 45 बचेगा एकदम 45 जो है, तो यहाँ से कितना बचेगा 45 बचेगा, तो x इक्वल टू जो है 45 बचेगा। अब ये जो 45 है ना बच्चों, ये 45 जो मैंने आपको समीकरण 1 जो मैंने आपको बताया था, समीकरण 1 मैंने जो बनाया था आपको बोला था कि y इक्वल टू जो है समीकरण कितनी थी आपकी 50 प्लस का x, ये आपकी समीकरण 1 थी, इसी में आपको x का मान आपको रख देना है, ठीक है। 50 प्लस यहाँ से x था, सॉरी आपका x का मान आपने कितना निकाला 45 निकाला, समीकरण 1 में आपको रखना, समीकरण 1 आपकी थी y इक्वल टू थी आपकी 50 प्लस का x, 50 प्लस का x आपकी समीकरण 1 थी, इसमें यदि हम x का मान रख देंगे तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 प्लस 45 कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, तो y का मान 95 है और x का मान 45 है, तो 95 45 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ सही है, ये आपका सी नंबर एकदम विकल्प एकदम सही है इसमें का, ठीक है, सी वाला एकदम राइट रहेगा। फिर अगले प्रश्न और बढ़ेंगे, इसको भी देखेंगे, कुछ यहाँ से जानकारी दी हुई है जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जैसा कि आपका दिया हुआ है कि यानी एक परिवार में 7 व्यक्ति हैं जिनके नाम जो है PQRSTMN है और जिनकी आयु जो है अलग अलग है, उनकी जो उम्र है अलग अलग है, वे सभी क्रम में एक दूसरे से संबंधित है। जानकारी इस प्रकार दी गई है कि T जो है Q से बड़ा है और P जो है Q से बड़ा है, लेकिन T से छोटा है और N और S एक विवाहित जोड़ा है। परिवार में तीसरा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 38 साल का है और Q P की बहन है और R जो है P का पिता है। और परिवार के तीसरे सबसे छोटे व्यक्ति 35 वर्ष का है और N परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, तो M T का पति है और R की माँ की आयु जो है 69 वर्ष है, यानी 69 वर्ष है। तो R M से छोटा है, परिवार में सबसे जो है बुजुर्ग व्यक्ति एक पुरुष सदस्य है जो क्यू एम की भतीजी है। अब इसमें प्रश्न आपको देखना है, जैसा कि आपका 92 दिया हुआ है कि यदि एस और क्यू की कुल आयु जो है 75 है तो क्यू की आयु कितनी होगी। यदि इसकी हम बात करें तो इसमें पूछा गया क्यू की आयु कितनी होगी। ये जो दिया हुआ 92 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्यू की आयु जो हो जाएगी
जैसा कि प्रश्न में भी ऊपर दिया हुआ है कि जो है बुजुर्ग व्यक्ति की जो आयु दी हुई है कितनी दी हुई है, 69 वर्ष दी हुई है बच्चों। कितनी दी हुई है, 69 दी हुई है। तो 75 वर्ष इसमें दी हुई है, ठीक है। तो 75 जो है इसके एकदम 69, इसको एकदम ठीक है, इससे एकदम 69 एकदम घटा ले तो कितने वर्ष प्राप्त होगी हमें, 6 वर्ष प्राप्त होगी। तो इसमें का जो है सी विकल्प एकदम सही है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 93 का। एस जो है पी से किस प्रकार संबंधित है, एस जो है एस का रिलेशन कैसा है पी से, ये पूछा गया है। ये जो रिलेशन है ये 93 क्वेश्चन का जो है दादी का रिलेशन है, इसमें का डी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 35 वर्ष का है, 35 वर्ष का व्यक्ति कौन है, यदि इसकी हम बात करें जैसा कि पहले ही दिया हुआ है, ये 35 वर्ष का कौन होगा, जाहिर सी बात है ये जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, जो एक बार बारीकी से समझोगे तो आपको देख लेना एक बार। इसमें का सही विकल्प हो जाएगा 94 का डी हो जाएगा, आर जो है 35 वर्ष का व्यक्ति है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 95 के कितने व्यक्ति जो है पी से बड़े हैं, कितने व्यक्ति जो हैं पी से बड़े हैं, 6 व्यक्ति जो हैं पी से बड़े हैं, जाहिर सी बात पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की संभावित आयु क्या है, जैसा कि 69 वर्ष आपकी दी हुई है, तो जो है ये तो होगा नहीं, तो आपका जो है पहला और दूसरा विकल्प एकदम राइट है, तो आपको डी वाला आपको लगाना था इसमें का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि यदि किसी यानी कूट भाषा में सैंबल को इस तरह से लिखा जाता है तो कूट को, तो उसी कूट में नंबर को किस प्रकार लिखा जाता है या फिर लिखा जाएगा। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें क्या किया गया है, पहले ये समझ लीजिए कि इसमें कौन कौन से अंकों को जो है इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। चलेगा, इसको देखेंगे। ये 97 क्वेश्चन का जो विकल्प सही हो जाएगा बच्चों, पहला विकल्प एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को जो है इस तरह से लिखा गया है। अब कंप्यूटर को इस तरह से कैसे लिख गया है, इसका एक अंक जो है पीछे से उठा उठा कर आगे से लिखते चले आए हैं, पूरा अंक हो गया। कैसे, जैसे आर लास्ट में दिया हुआ तो इसमें पहले दिया हुआ, दूसरे पे लास्ट में ई दिया हुआ, दूसरे पे यहाँ से आ गया ई, पीछे का एक एक अंक उठा कर इधर चिपकाते जाओ, अंक बन जाएगा। और उसी प्रकार इसको कैसे लिखा गया है, तो इसमें कौन हो जाएगा, लास्ट में आर दिया हुआ तो शुरुआत में आर हो जाएगा, फिर आपका ई दिया हुआ तो ई हो जाएगा, फिर आपका क्या दिया हुआ एच दिया हुआ तो एच हो जाएगा, फिर आपका पी दिया हुआ तो पी हो जाएगा, फिर आपका आई दिया हुआ है आई हो जाएगा, फिर आपका ई दिया हुआ ई हो जाएगा, फिर आपका डी हो जाएगा। तो कौन सा बच्चों एकदम सही ऑप्शन इसमें दिख रहा है आपको, ठीक है। सॉरी यहाँ से आपका सी वाला ऑप्शन छूट गया, पी के बाद जो है पी के बाद आई हो गया, इसके बाद यहाँ से सी होगा, फिर ई होगा, फिर डी होगा। तो इसमें का जो दूसरा विकल्प बी वाला एकदम सही दिख रहा है हमको, तो बी वाला ऑप्शन ही इसमें का सही रहेगा, ठीक है। फिर आपका वेन आरेख प्रश्न पर चित्र दिखाइए जो हरियाणा पंजाब और एशिया के बीच को जो है अच्छे संबंध को दर्शाता है। ये जो है हरियाणा पंजाब एशिया सब एक ही है, भारत में ही स्थित है, इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है गांव, जिला और राज्य को दर्शाता है, ये आपका गांव हो गया, ये जिला भी इसी अंदर आ जाता है, राज्य तो उसी में सब समाहित है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, ठीक है। तो आपका इसमें का जो है चौथा विकल्प इसमें का भी सही रहेगा। पूरा का पूरा मैंने आंसर की प्रोवाइड करा दिया, आशा करता हूँ आपने अच्छे करके आए हुए होंगे। तो कोई भी प्रश्न में गलती आपको दिख रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं काफ़ी मैंने देखा जाए तो सही सोल्यूशन मैंने कराया, फिर भी कोई यदि हो सकता है कि प्रश्नों की गलतियाँ त्रुटियाँ हो गई तो आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न जो है गलत आंसर की प्रोवाइड किया तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो 200 बार भी शेयर कर देना जिससे वो भी अपना आंसर की मिला ले। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।